नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, HAL का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की पिसाई में कटर के घूमने की दिशा टेबल के घूमने की दिशा से विपरीत होती है। यानी कटर और वर्क टेबल हमारी अपोजिट होंगी एक दूसरे के। तो दोस्तों, दो तरीके की मिलिंग होती है, एक अपवर्ड मिलिंग और एक डाउन मिलिंग। तो दोस्तों, अप मिलिंग में टेबल की दिशा और कटर की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है, जबकि डाउन मिलिंग में दोनों टेबल की और कटर की दिशा एक समान होती है। यहाँ पर दोस्तों मिलिंग को पिसाई लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप पिसाई यानी अप मिलिंग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की पिसाई में सपाट सतह जो कटर आधार के लंबरूप को पिसाई कटर बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा फेस मिलिंग कटर होता है, इसके द्वारा हम सपाट सतह बनाते हैं और यह दोस्तों जॉब के परपेंडिकुलर होता है यानी लंबरूप होता है। तो यहाँ पर उसी टूल का या उसी क्रिया का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों, यह है हमारी ऑप्शन सी, फेस मिलिंग, फेस पिसाई। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैबलिंग की प्रक्रिया में छेद के अंत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिस छेद के किनारों को या अंत में उसे बैबल कर दिया जाता है, उसे हम दोस्तों काउंटर शिंकिंग बोलते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, चूड़ी या टैप चलाने से पहले जब हम किसी होल को थोड़ा सा चैम्पर कर देते हैं, उसी क्रिया के बारे में पूछा है कि किसी होल के किनारों को बैबल कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, उसे काउंटर शिंक बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलिंग कटर के काटने की गति व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों, मिलिंग कटर के काटने की गति मीटर पर मिनट की जाती है। जैसा कि आप ऊपर एक चार्ट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जिसमें दोस्तों कटिंग स्पीड को मीटर मिनट में व फीड को दोस्तों मिलिंग पर mm प्रति टूथ के हिसाब से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी दो चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर हमसे पूछा है कटिंग स्पीड के बारे में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोर्स टेपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानक टेपर है। मोर्स टेपर निम्न संख्याओं से उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, जो हमारा मोर्स टेपर है वह MT0 से MT7 तक आता है। यहाँ पर उसका चार्ट है दोस्तों। अगर आप इसके टेपर के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने इंच में कितना टेपर होता है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 0 से 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CNC मशीन हाथ द्वारा संचालित नहीं होती, इन्हें किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, CNC के साथ हमारा कंप्यूटर जुड़ा होता है, जिसमें एक प्रोग्राम चलता रहता है। तो ये प्रोग्राम के माध्यम से ही दोस्तों काम करती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, एक प्रोग्राम के आधार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेपर मशीन के केस में शेपर टूल के हर प्रहार से जॉब पर होने वाली मूवमेंट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा टूल चलता है, टूल के चलने के दौरान हर स्ट्रोक के बाद थोड़ा सा जॉब अपने आप को मूव करता है। इस मूवमेंट को दोस्तों हम बोलते हैं फीड ऑफ शेपर। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, शेपर में हमारी जॉब मूव करती है, टूल एक ही जगह आगे पीछे होता रहता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है किसी भी पेपर में, शेपर मशीन में आमतौर पर किस क्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं शेपर में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका कई बार रेशो पूछ लेता है। तो दोस्तों, रेशो हमारा आने का तो 3 है, लेकिन जाने का 2 है, यानी वापसी का कम समय लिया जाता है, ताकि हमारा जो भी वर्किंग प्रोसेस में टाइम लगता है उसे कम किया जा सके। तो आने का टाइम यानी कटिंग का टाइम जो होता है दोस्तों फॉरवर्ड स्ट्रोक का, वह 3 और वापसी का रिटर्न स्ट्रोक 2। तो 3:2 का रेशो होता है। और मैकेनिज्म जो होता है वह दोस्तों हमारा क्विक रिटर्न क्रिया विधि, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लग गेज का प्रयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। प्लग गेज और रिंग गेज, इनका
ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो जो हमारे प्लग गेज होते हैं इनका तो इस्तेमाल होता है दोस्तों किसी भी बोर को चेक करने के लिए, और जो रिंग गेज होते हैं ये किसी भी शाफ्ट को चेक करने के लिए या किसी भी बाहरी माप को चेक करने के लिए। यहाँ पर हमसे पूछा प्लग गेज, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेलनाकार बोर के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्लियरेंस फिट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे ऑप्शन पुश फिट, प्रेस फिट और फिर है स्लाइड फिट और फोर्स फिट। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है दोस्तों स्लाइड फिट वाला जो कि क्लियरेंस होता है, बाकी सब ये हमारे फोर्स फिट में आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्थायी फास्टनर क्या है। स्थायी फास्टनर दोस्तों देखते हैं हम बोल्ट, स्क्रू, कॉटर और रिवेट। तो दोस्तों वैसे तो अक्सर रिवेट को लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि वह अस्थायी है, लेकिन दोस्तों अस्थायी वह तब है जब उसकी मोटाई 10 mm से कम है। अगर रिवेट हमारी 10 mm से कम डाया की है तो हमारी अस्थायी जोड़ है, अगर 10 mm से ज़्यादा है रिवेट की मोटाई तो वह हमारी स्थायी जोड़ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्थायी के बारे में पूछा गया है, ऐसा तो बताया नहीं गया कि 10 mm है या 11 mm है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रिवेट। रिवेट हमारा स्थायी फास्टनर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अनेक बिंदु यानी मल्टी पॉइंट कटिंग औजार नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है वाले ये ध्यान से पढ़ने के लिए होते हैं, क्योंकि कई बार हम नहीं पढ़ पाते हैं और जिससे हमारा आंसर कुछ और लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्टिंग टूल है वह हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नहीं है, जबकि ड्रिल, रीमर और मिलिंग कटर ये सभी हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ऑप्टिकल फ्लैट खाली स्थान से बने होते हैं। तो दोस्तों ऑप्टिकल फ्लैट से हम किसी भी समांतर सतह को जांचते हैं, यह हमारे ग्लास से बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लास। याद रखिए दोस्तों ऑप्टिकल जो फ्लैट होते हैं यह हमारे किसी भी सपाट सतह को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ऑप्टिकल जो हमारा प्रोजेक्टर होता हैगा वह दोस्तों हमारा आता हैगा थ्रेड की प्रोफाइल को चेक करने के लिए। ऑप्टिकल फ्लैट अलग है, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल खाली स्थान पर चिन्हित होता है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन माइक्रोमीटर से पूछे जाते हैं कि 0.5 वाली जो मार्किंग होती है वह कहाँ होती है और mm के निशान किस हिस्से पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा हमसे मिलीमीटर स्केल। तो मिलीमीटर स्केल दोस्तों हमारा होता है स्लीप पर, और जिसको हम बैरल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बैरल नहीं वो स्लीव नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में, बैरल दिया है ए ऑप्शन में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल एब्रेसिव क्या है। तो दोस्तों आप ये ऑप्शन ए देख रहे होंगे जिसमें मिस प्रिंट हो गई है, यह है हमारा एमरी, बी है हीरा, और तीसरे नंबर पे है दोस्तों कोरंडम, और चौथे नंबर पे है दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एमरी, हीरा और कोरंडम ये हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड हमारा अप्राकृतिक है। यहाँ पर हमसे आर्टिफिशियल के बारे में पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सब चार्ट भी दिया हुआ है मैंने ऊपर इसीलिए लगा दिया था ताकि आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सके। ये किताब में चार्ट नहीं मिलता है तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन आकार संख्याओं द्वारा प्रकट किया जाता है। ग्रेन आकार की किस श्रेणी में अधिक बारीक ग्रेन होते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने ITI में अपने घरों में जो भी हमारे घर में पुताई करने वाले आते हैं, वाइट वॉश करने वाले आते हैं, उन्हें देखा होगा उनके पास एमरी पेपर होता है। तो दोस्तों जितना बारीक दाने का एमरी पेपर होगा उसका नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि अधिक बारीक ग्रेन, तो आप चारों ऑप्शन में से दोस्तों देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर डी ऑप्शन का है, 220 से 600। तो हमारा यही दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिक बारीक ग्रेन जो है वह 220 से 600 तक वाले एमरी पेपर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेनिंग मशीन प्लेनर का टूल पोस्ट किस पर लगा होता है। तो दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे 2 पिलर लगे हैं, उसके बीच में एक क्रॉस रेल है, इसी के ऊपर दोस्तों हमारा जो है
टूल पोस्ट लगा होता है। तो दोस्तों इसे हम क्रॉस रेल बोलते हैं, याद रखिएगा, क्रॉस रेल, इसी के ऊपर हमारा टूल पोस्ट लगा होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैरिज तक लीड स्क्रू द्वारा पावर का संचालन खाली स्थान द्वारा किया जाता है या होता है। तो दोस्तों हमारा हाफ नट देख रहे होंगे यहाँ पर, यही हाफ नट है और दोस्तों ये लीड स्क्रू है। ये दोनों आपस में जब मैच हो जाते हैं तभी हमारे पावर यानी जो हमारी ऑटोमेटिक फीड है वह संचालित होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कुछ यही क्वेश्चन HAL में लिए जाते हैंगे। देखिए आप, ज़्यादा कोई यूनिक नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, जो कि हम पेपर में थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कई बार हम गलत लगा के आ जाते हैं और सीमा हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार से ध्यान से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेनर मशीन में प्लेनर टेबल के हर स्ट्रोक के अंत में अपने आप दिशा विपरीत करने के लिए प्लेनर टेबल में पर क्या दिया गया या क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप ऊपर देख रहे होंगे, ये एक टेबल दिखाई हुई है। आप सबसे अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ देख रहे होंगे दोस्तों, ब्लॉक लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये ब्लॉक, स्टॉप, यही दोस्तों इनको रोकता है। ऑप्शन सी देख रहे होंगे दोस्तों, स्टॉप, जिसे हम कई बार बोल देते हैं साधारण भाषा में स्टॉपर लगे हुए हैं, कि मशीन में यहाँ पर स्टॉपर लगे हैं। तो दोस्तों यही स्टॉपर हमारे जो प्लेनर की दिशा को निर्धारित करते हैं। जब बेड वहाँ तक पहुँच जाता है तो यह दोस्तों वापसी चला जाता है, स्टॉपर से आगे नहीं जाएगा, अन्यथा दुर्घटना हो जाएगी। स्टॉपर का काम दोस्तों उसको निर्देश ही देना होता है कि अब यहाँ से वापस लौटने का समय हो गया है या फिर वापस लौटने के लिए आप जा सकते हैं। तो स्टॉप लगाए हुए होते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कच्चा लोह यानी कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए शेपर टूल पर कौन सा कोण दिया जाता है। तो दोस्तों कास्ट आयरन के लिए हम नेगेटिव रैक एंगल अपनाते हैं। दोस्तों 3 तरह के हमारे रैक एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक होता है हमारा जीरो। जीरो होता है दोस्तों ब्रास के लिए, नेगेटिव हो गया आपका कास्ट आयरन के लिए, और जो हमारे हाई स्पीड या हाई कार्बन स्टील होते हैं, इस तरीके के जो स्टील होते हैं, इनके लिए हम पॉजिटिव रैक एंगल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, यह थे हमारे HAL के कुछ क्वेश्चन। अगली वीडियो में दोस्तों पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कुछ और पेपर्स पड़े हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।